नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर संख्या पद्धति का जो हमारा पार्ट चल रहा था संख्याओं के प्रकार, आज उसी को कंप्लीट करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने संख्याओं के प्रकार के बारे में थोड़ा सा सार जान लिया था कि किस तरीके से संख्याएं होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, और उसका हमने पूरा चार्ट डिस्कशन किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, सबसे पहले उसे जाकर देखें। उस वीडियो को देखोगे तभी ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी और आपको काफ़ी बेनिफिट देगी। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम पूरी संख्याओं के प्रकार जो दिए गए हैं पूरी इस वीडियो के अंदर उसको निपटारा कर देंगे। ठीक है, तो आप बस बने रहें इस वीडियो के अंत तक। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आप एक पेन और एक पेपर लेकर बैठें जिससे कि आपके चीज़ें जो इम्पोर्टेंट मिलें आप उनको नोट कर सकें, और आप नोट्स बना लें इनसे, क्योंकि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, चाहे किसी की भी, वो सभी एग्ज़ाम में अगर संख्या पद्धति अगर टॉपिक दिया गया है तो आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में ये देखा था कि संख्याओं को कितने भागों हमने बांटा था, पहले वास्तविक और काल्पनिक, फिर वास्तविक को हमने अलग अलग तरीके से डिफरेंट तरीके से उसको डिवाइड कर दिया था। तो अब हम सबसे पहले हम एक संख्या देखते हैं, जो हम स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक संख्याओं से। मैंने पहले ही बोला था कि मैं प्रत्येक संख्या को थ्योरी समेत और उसके एग्जाम्पल प्रैक्टिकली उसको समझाऊंगा। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक संख्याएँ। तो देखो, प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब इसकी अगर हम थ्योरी देखें तो ये कहना चाह रहा है गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं के समुच्चय को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो अब यहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है पेपर के अंदर, तो यहाँ से कोई प्रश्न नहीं बनता। केवल ये बेसिक नॉलेज के लिए आपको ये पढ़ना है कि प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या वो होती है जो एक से स्टार्ट हो। तो 1 2 3 4, ये इनफाइनाइट का मतलब हो गया अनंत तक, किसी भी कोई भी संख्या हो सकती है। मैं आपसे बोल दूं कि 1 करोड़, तो उसमें मेरी तरफ से एक जोड़ दो तो 1 करोड़ एक हो गई। तो इसीलिए आप कोई भी बड़ी संख्या तो बता नहीं सकते। अगर पेपर में आपसे कोई पूछ ले कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी होगी, तो कोई नहीं होगी। ठीक है, अगर आपसे ये पूछे कि कौन सी प्राकृत संख्या सबसे छोटी होगी, अगर सबसे छोटी पूछ ले तो आप बता सकते हो। तो सबसे छोटी कौन सी होगी, तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1। ठीक है, अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, तो 1। अगर आपसे बड़ी पूछ ले तो कोई नहीं होगी। ठीक है, बस इतना याद रखना है, इस प्राकृत संख्या में वो कुछ नहीं है। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज के लिए आपको जानना था कि प्राकृत संख्या वो होती हैं जो 1 से स्टार्ट हो और अनंत तक। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट संख्या दी हमारी सम संख्या। ये ज़्यादातर लोगों को सभी को पता होगी कि सम संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर्स। ठीक है, तो इवन नंबर्स क्या होते हैं, अगर किसी को नहीं पता है तो एक बार जान लो। वैसे हालांकि सभी को पता ही होगा, ये बेसिक चीज़ें। जो प्राकृत संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं सम संख्या कहलाती हैं। अब कहने का मतलब ये है, जैसे ये 4 संख्या दे दी मैंने, अगर इसमें 2 का हम भाग लगाएं तो देखो 2 से डिवाइड हो जाएगी, ये बिल्कुल हो जाएगी। तो 2 से अगर डिवाइड हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है, ये देखो सम संख्या है। ठीक है, इसी तरीके से 6 लिख दी हमने, 8 लिख दी, 10 लिख दी, 12 लिख दी, ये सभी 2 से डिवाइड हो जाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं क्या 15 तो 2 से डिवाइड हो जाएगी, तो बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, तो 2 से ये होगी नहीं, क्योंकि ये पॉइंट में जाएगी। ठीक है, इसीलिए ये नहीं है। तो सम संख्या वो होती हैं जहाँ पर क्या होगा, जो संख्याएं 2 से डिवाइड हों। ठीक है, 2 से डिवाइड हो जाएंगे सब संख्या होंगी। जैसे मैं 124 लिख दूँ, या मान लो 524 लिख दूँ, या 10,000 लिख दिया, ये सब क्या है, ये सम संख्या है, क्योंकि ये 2 से सब डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, बस इतना जानना है। ज़्यादातर सभी लोगों को पता होगा कि इवन नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। दूसरी दिया है हमें विषम संख्याएं। विषम संख्या का मतलब होता है ऑड नंबर। ऑड नंबर ये वो होती हैं जो 2 से डिवाइड नहीं हो। ठीक है, ये वो होती, सम संख्या में 2 का भाग जा सकता है लेकिन विषम संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो इस तरीके से लिख दें, मान लो 9, अगर 9 में मैं 2 का भाग ला के देखूँ तो क्या 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट में जाएगा 4.5। तो ये कौन सी है, ये विषम संख्या है। जिसका भाग 2 का, जिस संख्या में 2 का भाग ना जाए वो सब क्या होंगी, विषम। जैसे एग्जाम्पल में 9, 13, 15, 19, 21, 101 मान ली हमने, 223 लिख दी, तो ये सब संख्या 2 से डिवाइड नहीं होंगी। बस फंडा सबसे छोटा ये है कि पीछे का लास्ट का डेट देख लो। जैसे ये लिखा हुआ है 104, या मान लो 1000, मैंने 5 लिख दिया, बस लास्ट का डेट ये देख लो, क्या ये 2 से डिवाइड हो रही है। अगर 2 से डिवाइड हो रही है तो सम संख्या होगी, अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रही है तो कौन सी होगी, विषम संख्या। देखो ये 2 से डिवाइड नहीं हो रही तो कौन सी होगी, ये
विषम संख्या। ठीक है, ये दोनों संख्याएं आपने सुनी होंगी, देखी होंगी, इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना। आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो, ये इम्पोर्टेंट संख्या है सहअभाज्य संख्या। क्या लिखी हुई है ये? सहअभाज्य संख्या। अब सहअभाज्य संख्या क्या होती हैं? सहअभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये आपको एलसीएम एचसीएफ जब टॉपिक करोगे तो एचसीएफ में काफ़ी ये हेल्प करेंगी। ठीक है, तो अभी थोड़ी सी इसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग सी कर समझ लो। जैसे को प्राइम नंबर्स हैं ये, तो इसका मतलब लिखा हुआ है यदि ए तथा बी ऐसी संख्याएं जिनका महत्तम समावर्तक एचसीएफ एक हो, ऐसी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो देखो इसके अंदर अगर थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करें तो आप समझना इस तरीके से कि ये सहअभाज्य संख्या होती क्या है। सहअभाज्य संख्या, पहले तो ये बात याद रखनी है, ये जोड़े से होती हैं। किससे होती हैं? जोड़े से। जैसे मैंने लिख दी 3 और 4, तो ये कौन संख्या हो गई? सहअभाज्य संख्या। क्या ये बताओ, अगर मैं ये लिख देता इसमें 3 और 6, क्या ये सहअभाज्य संख्या है? तो ये नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि 3 और 6 का अगर आपसे मैं पूछूं कि एचसीएफ बता दो, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? तो 3 और अगर 6 का आपसे मैं एचसीएफ पूछूं तो एचसीएफ क्या होगा? इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा 3, क्योंकि 3 से दोनों डिवाइड हो रही हैं, इसीलिए ये कौन संख्या नहीं है? ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। या आप सरल भाषा में समझ लो, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 3 और 5, और इधर लिख दिया मैंने 3 और 6, और देखो 3 और 9, और एक लिख दिया मैंने 3 और 7। अब इसके अंदर मैं चारों संख्याओं में से आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, ये बताओ इसमें से सहअभाज्य संख्या कौन कौन सी है? तो हमने इसके अंदर थ्योरी में, तो हमारी थ्योरी क्या बोलती है? हमारी थ्योरी ये बोलती है कि जिनका महत्तम समावर्तक एक हो, तो वो कौन सी होंगी? वो सहअभाज्य संख्या होंगी। अब देखो, अगर आपको ये नहीं आता एचसीएफ भी निकालना, तो आप कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ऐसा समझ लो कि अगर कोई संख्या आपस में किसी नंबर से डिवाइड हो रही हैं, दोनों एक को छोड़कर, एक नंबर से छोड़कर और किसी से डिवाइड हो रही हैं, तो वो ये समझ लेना कि वो सहअभाज्य संख्या नहीं है। जैसे देखो ये 3 और 6, तो आपको दिख रहा है कि 3 से भी डिवाइड हो जाएगी और ये 3 से डिवाइड हो जाएगी, तो इसका मतलब ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अब ये देखना 3 और 5, ये किसी से डिवाइड हो रही है, केवल एक के अलावा, एक से तो कट जाएगी, और मैंने एक से मना कर रखी है, एक को छोड़कर, तो मतलब ये सहअभाज्य संख्या है। क्या ये सहअभाज्य संख्या है? तो ये भी है। देखो ये एक के अलावा किसी से नहीं डिवाइड होंगी, लेकिन ये डिवाइड हो सकती है। देखो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, मान लो 4, 8, 12, 24, या मान लो 36 और 72, या हमने मान लिया 15 और 25, और हमने लिख दिया 15 और 16। अब आप खुद देखो इसमें कि मैंने आपसे कहा है कि इसमें सहअभाज्य संख्या वो होती हैं जो केवल खुद एक को छोड़कर डिवाइड हो। तो देखो ये 4 और 8 लिखा है कि 4 से डिवाइड हो सकती है, किसी से कट जाएगी, तो 4 से कट रही है, 4 में 4, 4 दूनी 8, इसलिए सहअभाज्य संख्या नहीं है। ऐसे इसको डिवाइड कर देखें तो ये कट जाएगी, बिल्कुल कट जाएगी। जैसे हमने देखा, देखो 12 और 24, ये किसी संख्या से डिवाइड हो सकती है, 12 से कट सकती है, 3 से कट सकती है, 6 से। मैंने ये कहा है केवल एक को छोड़कर किसी और से कट गई तो ध्यान रखना सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो देखो ये भी डिवाइड हो रही है, किसी न किसी से कट जाएगी, ये भी कट रही है, लेकिन ये नहीं किसी से कट रही, केवल एक के अलावा एक से कट सकती है। इसीलिए तो हम बोल रहे थे एचसीएफ अगर उसका एक हो, एचसीएफ एक हो, वो कौन संख्या होंगी? सहअभाज्य संख्या। और एस एक से ज़्यादा होगा तो सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आपके सामने और दिए, जैसे 2, 3, तो देखो केवल एक के अलावा किसी से कट सकती है, नहीं कटेगी, इसीलिए ये 2, 3 है। अगर यहाँ पर मैं लिख देता 2 और 4, तो फिर ये सहअभाज्य संख्या नहीं होती, क्योंकि ये 2 से कट जाती। इसलिए देखो 3 और 5, ये किसी कॉमन नंबर से कट रही है, किसी से नहीं कट रही, केवल एक के अलावा। अगर मैं इसी को इस तरीके से लिख देता, मान लो यहाँ 30 लिख देता, यहाँ 50 लिख देता, तो ये कट जाती 10 से, तो फिर ये सहअभाज्य संख्या नहीं होती। तो देखो ये भी 6 और 7 के बीच में एक ही एचसीएफ आ रहा है, इसके बीच में एक एचसीएफ आ रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गई होगी सहअभाज्य संख्या क्या है। ठीक है, बस इतना ही इसको याद रखना है, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगी एलसीएम और एचसीएफ के अंदर। तो हम अपनी आगे नेक्स्ट संख्या देखते हैं, पूर्णकालिक संख्या। ठीक है, तो देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पूर्णकालिक संख्या क्या होती है। तो पूर्णकालिक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट नंबर। ठीक है, कभी आपने सुना होगा, तो इसकी थ्योरी देख लो एक बार। अगर किसी संख्या n के सभी भाजकों को योग n को छोड़कर दी गई संख्या n के बराबर हो, तो वह परफेक्ट नंबर होती है। एग्जाम्पल में ये लिखा है। अब आपको ये थ्योरी समझ में नहीं आई होगी बिल्कुल भी। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर नहीं समझ में आई है, तो देखो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल में ये लिखा है 6, तो ये कहना चाह रहा है पूर्णकालिक संख्या वो होती है, जैसे ये संख्या है, इसके मैं आपसे पूछूंगा, इसके मुझे बताओ भाजक बता दो। क्या बता दो? भाजक। या आपको बोल दूँ गुणनखंड बता दो। तो भाजक वो होते हैं जो 6 को डिवाइड कर सकें। तो देखो 6 के अंदर किस किस का भाग जा सकता है? तो 6 के अंदर 1 का भाग चला जाएगा, 2 से भाग जा सकता है, 3 का भाग जा सकता है, और 6 का भाग जा सकता है। तो अब बताओ आप कि 1, 2, 3, 6 इनका ही तो भाग जा सकता है 6 के अंदर।
तो अब जिनका भाग सकता, तो इसने एक एक बात बोली आपसे, इसको अगर ध्यान से पढ़ें कि n नंबर को छोड़कर, मतलब इस 6 को छोड़कर आप इसको छोड़ दो और इनको जोड़ लो, ये लिख रहा है इसका योग। तो योग मतलब 1+2+3, इसको जोड़ोगे 3 और 2 5 और 1 6। तो देखो इनका योग भी 6 और वो संख्या भी 6, तो इसके बराबर 6 बैठ रही है। तो इसीलिए ये क्या, एक पूर्णकालिक संख्या। समझ में आया? अगर अब भी नहीं समझ में आया तो देखो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे 28 दिया है, क्या दिया है 28। तो अब पहले मुझे ये बताओ 28 के भाजक बताओ कि 28 में किस किस संख्या का भाग जा सकता है। तो देखो 1 का भाग चला जाएगा, 2 का भी जा सकता है, 4 का भी जा सकता है, 7 का भी चला जाएगा, 14 का भी चला जाएगा और 28 का, केवल इतने का जा सकता है। लेकिन उसमें ये बोला था थ्योरी में कि उस संख्या को छोड़कर, मतलब इस 28 को तो छोड़ दो क्योंकि ये संख्या नहीं लेनी। अब इनको जोड़ के देखो 1+2+4+7 प्लस और ये 14। तो देखो 4 और 7 11 और 4 15 और 2 17 और 18, 18 की 8 हासिल लगी 2, 2 और 1 2, 2 और हाँ ये 2 हो गया, ठीक है। सॉरी एक बार दोबारा जोड़ लो, 14 और 7 21 हो गए, 21 और 4 कितने हो गए 25, 26 27 28, देखो 28 ही बैठ रहा है, कितना बैठ रहा है 28। तो इसका मतलब संख्या 28 थी, ये भी 28, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी पूर्णकालिक संख्या है। इसी तरीके से एग्जाम्पल में देखो और भी दिए हैं। तो आप अब ये बड़ी संख्या है, इसको ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो बस इतना समझ गए होंगे आप कि ये, और पेपर में अभी तक जो रिकॉर्ड रहा है कि कभी भी अगर पेपर में पूछा गया तो केवल ये पूछा गया है सबसे छोटी पूर्णकालिक संख्या क्या होगी। ये पूछे सबसे छोटी पूर्णकालिक संख्या, तो आपको आंसर क्या लगाना है 6 लगाना है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। अगर 2 अंक की पूछ ले तो 28, 3 अंक की पूछ लो 496। वैसे ये तो पूछेगा नहीं आज तक, केवल ये पूछा गया एक बार प्रश्न, इसीलिए याद रखना, ठीक है। सबसे छोटी पूर्णकालिक संख्या होती है 6, ठीक है। तो इसी तरीके से समझ में आएगा, इसमें बस कुछ नहीं जानना, केवल इतना ही जानना था। तो आपको ये समझ में आ गया कि पूर्णकालिक संख्या क्या होती हैं, कि जो संख्या दी है बस उसको छोड़ के उसके जो भाजक होते हैं उनका योगफल उस संख्या के बराबर बैठना चाहिए, वो संख्या क्या होती है पूर्णकालिक, परफेक्ट नंबर बोलते हैं इसे, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, एक हमारे नेक्स्ट संख्या दी है भाज्य संख्या। क्या दी है, भाज्य संख्या। देखो इसका दूसरा नाम है यौगिक संख्या। क्या बोलते हैं, यौगिक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। इसकी थ्योरी पढ़ लो एक बार। एक से बड़ी वैसी संख्याओं का समुच्चय जिससे सदस्य के गुणनखंड एक और स्वयं के अलावा भी हों। तो देखो एक से बड़ी वैसी संख्याओं का समूह जिससे सदस्यों का गुणनखंड एक और स्वयं के अलावा भी हों। कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है कोई ऐसी संख्या, अब देखो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जैसे हमने ये बोल दी ये 5 संख्या दी है, ठीक है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ क्या ये 5 संख्या भाज्य है कि नहीं है। तो अब हम किस तरीके से इसको पहचानें कि ये 5 संख्या हमारी भाज्य है कि नहीं है। तो देखो आप बजे देखो 5 को किस किस संख्या से हम भाग दे सकते हैं। तो 5 को हम केवल 1 से और 5 से भाग दे सकते हैं। तो केवल देखो, और इसमें क्या कहा था, तो देखो इसके सामने अगर हम इसको पढ़ें तो इसको देखो एक बार क्या दिया है, एक से बड़ी बेसी संख्या को समझ जिससे सदस्य के गुणनखंड एक और स्वयं के अलावा भी हो। क्या मतलब, एक से अलावा। कहने का मतलब ये अगर इन दोनों के अलावा कोई और नंबर होता तो ये भाज्य संख्या होती, लेकिन ये क्या अभी भाज्य नहीं है, तो अभी क्या है ये मानी जाएगी अभाज्य, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, जैसे हमने 4 ले लिया, तो 4 को देखना 1 से भी डिवाइड हो जाएगी, 2 से भी डिवाइड हो जाएगी और 4 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो देखो 1 और 4 के अलावा एक, ये अलावा 4 2 आ गया कि नहीं आ गया, इसीलिए ये क्या है, ये भाज्य संख्या है। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, हमने मान लिया 6, तो देखो 6 के अंदर 1 का भी भाग चला जाएगा, 2 का भी चला जाएगा, 3 का भी और 6 का भी। अब यहाँ तो देखो 1 और 6 के अलावा 2 नंबर आ गए, इसलिए ये क्या है, ये भाज्य संख्या हो गई। मतलब ये कौन सी हो गई, भाज्य संख्या। कौन सी हो गई, भाज्य। अब जैसे हमने 7 ले लिया, तो 7 के अंदर देखना केवल 1 से डिवाइड होगी 7, क्या 1 और स्वयं मतलब 7 के अलावा कोई नंबर है नहीं है, तो ये कौन सी हो गई, जो हो जाएगी तुम्हारी अभाज्य। क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आएगा भाज्य और अभाज्य के अंतर। तो उम्मीद है भाज्य और अभाज्य के अंदर समझ में आएगा अंतर, ठीक है। तो देखो एक बार इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि भाज्य संख्या क्या होती है। अब यहीं पर दोनों संख्या डिस्कस कर लेंगे हम, भाज्य संख्या और अभाज्य दोनों को देखेंगे, ठीक है, कि भाज्य अभाज्य क्या होती है। जैसे अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, 4 ले लिया। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, ये 4 भाज्य संख्या या अभाज्य है। तो देखो ये देखो पहले 4 के अंदर किस किस से भाग जा सकता है। तो देखो 1 का भाग चला जाएगा, और किसका जा सकता है, 2 का भी चला जाएगा, और किसका चला जाएगा, 4 का। तो देखो 1 का भी चला गया, 2 का और 4 का। अब देखो यहाँ थोड़ा सा समझ लो, भाज्य और अभाज्य में अंतर क्या होता है, भाज्य और अभाज्य में।
तो भाज्य संख्या वो होती है जो एक और स्वयं, मतलब एक और स्वयं के अलावा कोई और संख्या भी आ जाए, ठीक है, मतलब कोई और संख्या से भी वो डिवाइड हो जाए। लेकिन इसकी बात की जाए अभाज्य के अंदर, केवल इसके अंदर एक और केवल स्वयं, ठीक है, स्वयं का मतलब वो खुद संख्या, ठीक है, मतलब आप ऐसे भी जान सकते हैं कि केवल दो गुणनखंड कितने हो, केवल दो गुणनखंड, ठीक है। बस इतनी थ्योरी समझनी है कि भाज्य संख्या वो होगी जो एक और स्वयं के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाए, वो संख्या तो भाज्य होगी। लेकिन अभाज्य वो होगी जो एक से और स्वयं से डिवाइड हो, ठीक है, मतलब केवल दो गुणनखंड हो और इसमें दो से ज़्यादा हो, दो से तीन हो, चार हो, पाँच हो, छः हो, वो सब क्या हो जाएंगी, भाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल हमने देखा, अब आप खुद वो देखो चार के कितने गुणनखंड निकल के आ रहे हैं, एक दो तीन, तो आप इससे बेसिस बता सकते हो, तो ये तो कौन सी हो जाएगी, ये तो भाज्य हो जाएगी। क्योंकि मैंने कहा है अभाज्य संख्या वो होती है जिसके केवल दो गुणनखंड हो, ये तो अभाज्य होती है। और भाज्य वो होती है दो से ज़्यादा हो। तो अब देखो एक और एग्जाम्पल देते हैं, पाँच देगा, तो पाँच में किसके साथ डिवाइड चला जाएगा, एक का और पाँच का, और तो किसी का जाएगा नहीं। तो इसके अंदर कितने आ रहे हैं, दो, एक आ रही है, स्वयं आ रही है, तो जिस तो संख्या कौन सी हो जाएगी, अभाज्य, ठीक है। इसी तरीके से छः देखते हैं, तो छः को देखो एक से भी भाग चला जाएगा, दो से भी, तीन से भी, छः से। अब देखो दो से ज़्यादा गुणनखंड हो गए, नहीं हो गए, तो ये कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी भाज्य, कौन सी हो जाएगी, भाज्य। जैसे सात लेते हैं, तो सात देखो एक से और सात से डिवाइड हो जाएगी, और तो किसी होगी नहीं, तो अब इसके दो केवल गुणनखंड आ रहा है, तो ये कौन सी हो जाएगी, जी अभाज्य हो जाएगी। जैसे आठ लेके देखते हैं, तो आठ के अंदर देखो एक से, दो से, चार से, आठ से, इसको देखो दो से ज़्यादा गुणनखंड है क्या, नहीं है, एक और आठ के अलावा भी हैं, तो ये कौन सी हो जाएगी, जी हो जाएगी भाज्य, कौन सी हो जाएगी, भाज्य। जैसे नौ लेके देखते हैं, तो नौ के अंदर देखो एक से डिवाइड हो जाएगी, तीन से डिवाइड हो जाएगी और नौ से, तो यहाँ भी दो से ज़्यादा है, तो ये भी कौन सी हो जाएगी, ये भी भाज्य हो जाएगी। अगर मान लो हम 10 लेते हैं, तो 10 के अंदर एक से, दो से, पाँच से और 10 से भाग चला जाएगा, तो ये भी कौन सी हो जाएगी, भाज्य, क्योंकि दो से ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन 11 लेते हैं, तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक और केवल 11, केवल इन एक और 11 से डिवाइड होगी, तो ये कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी अभाज्य, ठीक है। तो बात समझ में आई आपके कि भाज्य और अभाज्य क्या होती हैं। तो आपको सरल भाषा में इतना समझना है कि भाज्य संख्या वो होती हैं जिनके दो से ज़्यादा गुणनखंड हो, मतलब एक और स्वयं के अलावा किसी से डिवाइड हो जाए, वो कौन सी होगी, भाज्य। और लेकिन अभाज्य वो होगी जो केवल दो गुणनखंड हो, उसके कितने गुणनखंड हो, केवल दो, एक तो वन से कटे और एक केवल स्वयं से, ठीक है। तो बस ये इसकी थ्योरी है। तो ये यही बताना चाह रहा था आपको, देखो ये यही कहना चाह रहा है कि कंपोजिट नंबर वो होते हैं या भाज्य संख्या एक से बड़ी बेज संख्या और समझ जिससे सदस्य के एक और स्वयं के अलावा, मतलब इन दोनों के अलावा किसी और से डिवाइड हो जाए। तो देखो ये जैसे चार, छः, नौ, 14, 15, इनके आप गुणनखंड निकालोगे तो दो से ज़्यादा निकलेंगे, किसी के भी निकाल लो। जैसे हमने एग्जाम्पल में, जैसे अभी तो हमने चार, छः, नौ देख लिया, सब 14 देखते हैं हम कि 14 के, आप बताना खुद, देखो एक से डिवाइड हो जाएगी, दो से भी, सात से भी, 14 से, तो दो से ज़्यादा है क्या, नहीं है, इसीलिए ये क्या है, ये संख्या भाज्य है। जिसके दो हो वो अभाज्य होती है। अब देखो यहाँ से पेपर में एक प्रश्न ये पूछता है कि ये बताओ पेपर में सबसे छोटी, पेपर में पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो कौन सी स्टार्ट है सबसे पहले, तो चार है, तो क्या है, चार। तो ये आंसर लगाना है आपको कि अगर ये पूछ ले कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो आंसर क्या आएगा, चार, इसको याद रखना, ठीक है। अब इसी के अलावा हम एक बार इसको पूरे जितनी भी संख्या देखी हैं उनको देख लेते हैं एक बार। जैसे हमने देखी थी प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या में भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है, तो आपको आंसर क्या लगाना है, एक होती है सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो इसको याद रखना है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होती है। इसी तरीके से सम संख्या, अगर हाँ इसमें बड़ी पूछे तो बड़ी आप कोई भी नहीं बता सकते, ठीक है, बड़ी तो बहुत हो सकती हैं, कोई सी भी हो सकती है, मतलब तुम उसमें एक जोड़ दोगे तो वो बन ही नहीं पाएगी, इसलिए अनंत लिख दिया कि आप बड़ी तो बता ही नहीं सकते, ठीक है। इसे सम की बात की जाए कि सबसे छोटी सम तो दो होती है, सभी को पता होगी। सबसे बड़ी पूछ ले कौन सी होती है सम संख्या, कोई नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि जो भी बड़ी कोई बताए उसमें दो मेरी तरफ से जोड़ देना, क्योंकि वो भी और बड़ी संख्या बन जाएगी सम, ठीक है, इसीलिए आप बता नहीं सकते उसे। विषम संख्या की बात की जाए तो सबसे छोटी कौन सी होती है, एक होती है, ठीक है। और अगर इसकी बड़ी की बात किया तो बड़ी नहीं बता सकते हम, लेकिन इसमें तो कोई पूछेगा नहीं छोटी बड़ी, ठीक है। इसमें तो क्या होता है, इनका एचसीएफ एक होता है, सबका पता होगा। पूर्णकालिक संख्या हम पूछ सकता है सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो छः होती है, इसको याद रखना। बड़ी पूछे तो बड़ी तो आप बता नहीं सकते, बड़ी तो बहुत ही हो सकती है इसके अंदर, लेकिन दो अंकों की या एक अंक की पूछे, एक अंक की पूछे तो छः हो जाएगी, और दो अंकों की पूछे तो 28, और तीन अंकों की 496, ठीक है। चार अंकों की ये भी हो सकती है, लेकिन इतना पूछेगा नहीं पेपर में, केवल ये पूछा गया प्रश्न, इसीलिए इतना बताया गया आज तक के रिकॉर्ड में जितने भी एग्जाम हुए वनडे। इसकी बात की जाए भाज्य की, तो भाज्य में पूछ सकता है सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो कौन सी होगी, चार, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम थोड़ी सी इधर बात करें, एक ये मैंने लिखा है, एक ना तो भाज्य ना अभाज्य, इसको भी याद रखना
एक जो नंबर है ना तो भाज्य है वो और ना ही अभाज्य, तो फिर क्या है ये, तो ये सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, और वो भी कौन सी है, विषम संख्या। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो हमने इसमें कई संख्या देख ली। अब आगे हम नेक्स्ट संख्या देखते हैं अपनी, भाज्य के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है, अभाज्य। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्जाम में अगर प्रश्न बनता है संख्याओं से तो यहाँ से ही कंपलसरी प्रश्न बनता है, ध्यान रखना। ये फिक्स है कि अगर प्रश्न बनेगा तो किससे बनेगा, अभाज्य संख्याओं से। अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं, एक दूसरा नाम इसका है रूढ़ संख्या। क्या बोलते हैं, रूढ़ संख्या। ये पेपर में पूछी जाती है कि सबसे छोटी रूढ़ संख्या क्या है, तो 2 होती है। क्या होती है, 2। इसकी एक बार थ्योरी समझ लो। अभी तो मैंने वैसे आपको संख्या बताई दी थी, फिर भी एक बार समझ लो। इसमें देखो ये क्या कहना चाह रहा है, ये आपसे बताना चाह रहा है जो संख्याएं केवल एक से और स्वयं से विभाजित हों, या जिस संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड हो, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। ये आपको अभी मैंने बताई थी। ठीक है, जिसके 2 गुणनखंड हो, कितने हो, 2, एक और स्वयं के अलावा इसे डिवाइड ना हो। तो अब देखो एक बार देख लेते हैं एग्जाम्पल में कौन कौन सी होती हैं। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19। एक बार देखो इसको ऐसे भी समझ लेते हैं। अब कोई सी भी संख्या इसमें से उठा लो, जैसे मैंने 11 उठा ली। इसमें अगर ये मुझे चेक करनी है क्या ये अभाज्य संख्या है, तो भाई ये देखो 11 में किस किस का भाग जा सकता है, इसके भाजक देखो। तो इसके क्या देखेंगे हम, भाजक। तो देखो एक तो एक से कट सकती है 11, क्योंकि 11 के अंदर एक का भाग लगाओगे तो 11 कट जाएगी। इसी तरीके से 11 में 11 भाग लगाएंगे तो देखो ये भी एक बार कट जाएगी। ठीक है, 11 से। तो एक से कट सकती है 11 से। क्या इन दोनों के अलावा और कोई नंबर है, तो बिल्कुल भी नहीं है। और जब बिल्कुल है ही नहीं है, केवल एक और स्वयं से कट रही है, तो ये कौन संख्या होगी, ये हो जाएगी कौन सी, अभाज्य संख्या। कौन सी हो जाएगी, अभाज्य संख्या। तो आप इन किसी भी नंबरों को उठाओगे ना, तो केवल ये केवल एक से और स्वयं से कटेगी। जैसे 29 उठा ली तो एक से कटेगी और 29 से, इसीलिए कौन सी है, अभाज्य संख्या है। 2 की बात किया, 2 भी किससे कटेगी, एक से कट सकती है और 2 से, और तो कोई कट नहीं सकती है। अगर हम बात करें कि एक की, एक क्यों नहीं है, तो देखो एक तो एक से कट ही सकती है, और स्वयं का मतलब ये खुद ही है, तो इसका गुणनखंड तो केवल एक ही है। गुणनखंड कितना है, एक। इसीलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका गुणनखंड केवल एक बैठ रहा है। स्वयं 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 की बोल दो या एक की, बात तो एक ही है। इसके 2 तो बैठ ही नहीं रहे, इसीलिए अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अब देखो अभाज्य संख्या से और क्या प्रश्न बनते हैं। तो अभाज्य संख्या से ये प्रश्न बहुत बनता है पेपर में। ये पूछेगा कि 1 से लेकर 50 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। या आपसे पूछ ले 1 से लेकर 100 तक के कितने बीच में अभाज्य संख्या होती हैं। या आपसे पूछ ले 1 से लेकर 200 तक के बीच में। ये देखो ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा जा चुका है, रेलवे के अंदर। तो इसीलिए आगे और एग्जाम पूछ सकता है, क्योंकि ये TCS ने कराया हुआ प्रश्न है। तो ये देखो 1 से 50 तक की पूछेगा तो आपको आंसर लगाना है 15 संख्या होती हैं। 1 से 100 तक का अगर पूछे तो 25 संख्या होती हैं। 1 से 200 तक के पूछे तो 45 संख्या होती हैं। ये याद रखना है। ठीक है, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। तो अब देखो इसके अलावा कभी कभार वो डायरेक्ट ऐसे पूछ लेता है कि ये बता दो मुझे 20 से लेकर 40 के बीच या 20 से लेकर 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। तो आपको यहाँ सोचनी पड़ेंगी। जैसे 20 के बाद अब मान लो 21 में भाग चला जाएगा, 22 चला जाएगा, तो ये 23 में नहीं आएगा, 23 हो सकती है। 24 चला जाएगा, 25 चला जाएगा, 26 चला जाएगा, 27 में, 28 में, 29 में नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब एक 23 और एक 29। तो अब इनको ऐसे बार बार, अब मान लो पेपर में आ जाएगा 50 से लेकर 90 के बीच में बताओ, तो क्या ऐसे सोचोगे, ऐसे सोचोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा सोचने के लिए। ठीक है, इसमें टाइम भी खराब होगा। इससे बढ़िया एक तरीका है इसका। तो अब इसको तरीके को देखो क्या रखना है दिमाग में। तो आपको मैंने एक सारणी बना दी है इसमें कि देखो जैसे 1 से लेकर 10 तक के बीच में कितनी संख्या होती हैं। जैसे ये 2, 3, 5, 7, ये 4 संख्या होती हैं। कितनी होती हैं, 4। इसी तरीके से 11 से लेकर 20 तक के बीच में तो 11 होती है, एक 13 होती है, एक 17, एक 19 होती है। इसी तरीके से 21 और 30 के बीच में 23 और 29, ये तो अभी देखी थी। अब आपसे कोई पूछ ले 31 से 40 के बीच में कितनी होती है, 2 होती हैं, 31 और 37। इसी तरीके से अगर इसकी बात की 41 से 50 के बीच में तो 41, 43, 47, 51, 60 पूछे तो 53, 59, 61 से 70 पूछे 61 और 67, 71 से 80 पूछे तो 71, 73 और ये 79। ठीक है, इसी तरीके से 81 से पूछे तो 83, 89। इसी तरीके से 91 से 100 पूछे तो 97। ठीक है, अब इनको हम कैसे याद रखें जिससे कि हमारे पेपर में जब प्रश्न अगर पूछ ले तो हम उसका आंसर दे सकें आसानी से। तो इसके लिए देखो एक कोड बना दे रहा हूँ मैं, इस कोड को याद रखना प्राइम नंबर का। ये इसलिए मैं लिख दिया प्राइम नंबर कोड। तो इसको देखो, इसको कोड को यहीं से बना रहा हूँ मैं आपके सामने। जैसे इसमें लिखा हुआ है ये 1 से लेकर 10 तक कितनी संख्या है इसमें, 4। तो यहाँ मैंने 4 लिख दिया। इसलिए 11 से लेकर अगर 20 में कितनी है, यहाँ भी 4 है तो 4 लिख दिया यहाँ पर। इसलिए 21 से 30 तक कितनी है, 2, 2 लिख दिया। 31 से 40 तक यहाँ भी 2। इसी तरीके से 41 से अगर 50 की बात की जाए तो यहाँ कितनी है, 3। इसी तरीके 53 से
एक वो 51-60 की बात किया तो यहाँ पर 2, 61-70 की बात किया यहाँ भी 2, 71 से 80 की 3 यहाँ भी, और यहाँ 81 से 90 की बात किया यहाँ 2, और 91-97 ये 1। तो देखो एक ये कोड बन चुका है, इसको आप डायरेक्ट याद कर लो। तो ये कोड क्या बन गया, 44-22-32-23-21। ठीक है, इसको अपने नोट पॉइंट जो भी नोटबुक है आपकी उसमें लिख लेना इसको, और बार बार दोहराओगे तो याद हो जाएगा। 44-22-32-23-21, 44-22-32-23-21, 44-22-32-23-21। ठीक है, याद हो जाएगा। मान लो पेपर में आपसे पूछे डायरेक्ट कि ये बताओ 21 से लेकर 30 तक के बीच में कितनी है, तो आप सीधे सोचो 1 से लेकर 10 तक ये होगी, 10 से लेकर 20 तक ये होगी, तो 20 से 30 तक अगर पूछ रहा है तो सीधे सीधे कितनी होगी, 2 हो गया आंसर। अब आपसे यह पूछ ले कि 50 से लेकर 80 के बीच में बताओ, तो 1 से 10 तक जो होगी, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तो 50 यहाँ से बता देंगे, 50 से और यहाँ से लेकर यहाँ इसके बीच में तुरंत जोड़ लोगे और तुरंत बता दोगे। ठीक है, तो इस तरीके ये आसानी रह गया, इसीलिए आप इसको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डायरेक्ट इन तीनों पॉइंटों को याद रख सकते हैं। 50 तक पूछेगा 1 से लेकर 50 तक में कितनी आवाज संख्या होती है, तो कितनी होती है, 15। 1 से लेकर 100 तक में पूछे, 1 से 100 तक तो कितनी हो जाएंगी, 25। 1 से लेकर 200 तक पूछे तो कितनी हो जाएंगी, 45। ठीक है, इसके अलावा पेपर में कभी कभार ये पूछ लेता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये तो हजारों एग्जाम में पूछा गया है, तो सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या पूछे तो वो कौन सी हो जाएगी, 2। ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, क्या सबसे छोटी। अब यहाँ से देखो और भी प्रश्न बन सकते हैं कि अगर आपसे पूछे कि ये बताओ एक अंक की सबसे बड़ी बता दो, कौन सी बता दो, सबसे बड़ी। तो एक अंक की सबसे बड़ी कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी एक अंक की हो जाएगी 7, और सबसे छोटी तो ऊपर 2 दी है ये। अगर आपसे पूछेगा 2 अंक की बता दो सबसे छोटी, कौन सी पूछे, सबसे छोटी, तो 2 अंक की अब बताओ, 7 के बाद 8, 9, 10, 10 तो होती नहीं है, तो कौन सी हो जाएगी, 11। इसी तरीके से अगर आपसे पूछेगा 2 अंक की सबसे बड़ी बताओ, कौन सी सबसे बड़ी, ये भी पूछी जा चुकी है पेपर में, तो कौन सी हो जाएगी, 97, क्योंकि इससे अलावा कोई है नहीं। देखो इसमें दी है 91-100 के बीच में 97, फिर तो कोई है नहीं, फिर तो आगे आएगी जो वो 3 अंक की आएगी। तो आपको 4 संख्या ये याद रखनी है कि सबसे छोटी एक अंक की 2, ये सबसे छोटी है। ठीक है, अगर एक अंक की सबसे बड़ी पूछे 7, 2 अंक की सबसे छोटी 11 और सबसे बड़ी 2 अंक की 97। ठीक है, इतना याद रखना है। तो इतनी बात समझ में आ गई। इसके अलावा देखो पेपर में ये भी प्रश्न बन जाता है आपसे, जैसे आपके सामने रख देगा 4 एग्जाम्पल लिख देगा और आपसे ये पूछेगा क्या 179.3, ये बताओ ये अभाज्य संख्या है कि नहीं है। मैं आपसे खुद पूछना चाह रहा हूँ, अभाज्य है या नहीं, इसको हम कैसे पहचानेंगे, पेपर में आ जाएगा तो। और पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। आपसे पूछे 179 मतलब 173 173 संख्या जो दी है वो अभाज्य है या नहीं है, तो आप किस तरीके से पहचानोगे इसको कि अभाज्य है या नहीं है। तो देखो इसका सबसे बेस्ट तरीका, तो इसको ध्यान से दिमाग में बैठा लो इस चीज़ को, कि कभी भी जो संख्या दी हो पहले तो ये देखो ये किसी संख्या के नज़दीक, किसी स्क्वायर के नज़दीक है कि नहीं है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो देखो हमें पता है कि एक 13 का स्क्वायर होता है जिसका मान कितना होता है, 169 होता है, नहीं होता है। और एक 14 का स्क्वायर होता है, इसका होता है 196 होता है। तो अब ये बताओ ये 1793 मतलब 173 किसके नज़दीक है, नज़दीक तो वैसे इसके है, लेकिन इससे तो बड़ी है ये कि नहीं है। तो जो इससे थोड़ा सा बड़ा हो इसके आगे उस वाली संख्या को लेना है। तो देखो ये 173 हमें दिखाई दे रही है, वो इसके अंडर में आ रही है 196 के। ठीक है, तो 196 बीच में आ रही है, तो 196 किसका होता है, 14 का। किसका होता है, 14 का स्क्वायर होता है। तो अब आपको क्या करना है, ये 14 तक के जो नंबर हैं 1 से लेकर 14 तक के गुणनखंड देखने हैं। तो मैं कौन सी वाले अभाज्य संख्या देखनी है, तो 1 से लेकर 14 तक की अभाज्य संख्या बताओ। तो देखो 1 से 14 में एक 2 होती है, एक 3 होती है, एक 5 होती है, एक 7 होती है, एक 11 होती है और एक 13 होती है। यही तो होती हैं। ये ऊपर देखो ये लिखे हुए हैं कि 1 से लेकर 10 तक में 2, 3, 5, 7 और 11 से 20 में 11, 13, और हमें तो केवल 14 तक चाहिए, तो हमने 4 ये ले ली और जो 6 ले ली। ठीक है, तो देखो ये संख्या वो हो गई, जैसे 2, तो जैसे हमको हमें दिखाई दे रहा है 2, 3, 5, 7, 11 और 13। ठीक है, तो अब इन्हीं नंबरों से बस आपको इस नंबर में भाग लगा के देखना है। ठीक है, अगर किसी से भी कट गई ये, अगर ये कट गई, ये समझ लो अगर ये कट गई तो ये अभाज्य नहीं होगी, अभाज्य नहीं होगी। अगर नहीं कटी तो ये अभाज्य होगी। ठीक है, बात समझ में आई। एक बार फिर समझो मैंने क्या कहा, कि अगर 173 में 2, 3, 5, 7, 11, 13 इनका किसी से भी अगर डिवाइड चला गया इसमें,
तो ये अभाज्य नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था अभाज्य संख्या वो होती है जो केवल 1 और 173 से कटे। जब ये बताओ 1 से भी डिवाइड हो रही है और इससे भी डिवाइड हो रही है, अगर इससे और कट गई तो फिर 3 फैक्टर हो जाएंगे, और 3 फैक्टर हो जाएंगे तो वो काय में चली जाएगी, फिर वो हो जाएगी भाज्य संख्या। इसीलिए बोला कि अगर इनसे किसी से भी कट गई तो ये किस में पहुंच जाएगी, फिर भाज्य संख्या हो जाएगी, जो अभाज्य नहीं रहेगी। तो अब डिवाइड करके देखो, क्या 2 का डिवाइड चला जाएगा, नहीं जाएगा। 3 का डिवाइड हो जाएगा, तो 3 पंजे 15, तो भी नहीं जाएगा। 5 के पीछे इसके पीछे 5 आना चाहिए, तो वैसे भी नहीं जाएगा। 7 का भाग लगाएं, 7 दूनी 14, कितना बचा, 3 33, नहीं जाएगा। 11 भाग लगाएं, 11 कम 11, कितना बचेगा, 6 63, नहीं जाएगा। 13 का भाग लगा के देखें, 13 कम 13, तो कितना बचेगा, 4 43, तो भी नहीं जा रहा। तो किसी से भी नहीं डिवाइड हुआ ये। अब किसी से नहीं डिवाइड हुआ तो ये गारंटी से क्या है, ये अभाज्य संख्या है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या है। अगर ये भी एग्जाम्पल समझ में नहीं आया तो एक बार दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अब मान लो हमने इसमें से उठा लेते हैं 3 4 9, जैसे 3 4 9, और समझ में आ जाएगा अच्छी से। देखो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये बताओ मुझे, ये अभाज्य है या नहीं। बस 2 लाइन में आंसर दे दो मुझे, ये है या नहीं। तो मेरा दिमाग सबसे पहले क्या करेगा, हम ये सोचेंगे 3 4 9 है, ये किसी स्क्वायर के नज़दीक संख्या है क्या, नहीं है, तो बिल्कुल है। अगर मैं 18 का स्क्वायर करके देखूं तो 324 होता है, नहीं होता है। और 19 का स्क्वायर करके देखेंगे 361 होता है। तो इनमें से कौन सी नंबर मानना है, तो हमें ये वाला लेके चलना है, क्योंकि इससे थोड़ा बड़ा लेके चलना है 19। तो मतलब ये 19 के नज़दीक है। तो आपको क्या करना है कि 19 तक के जितने भी गुणनखंड हैं अभाज्य संख्या, उनको ले लो। तो 19 के अंडर में कौन कौन से आ जाएंगी, 2 आ जाएगी, 3 आ जाएगी, 5 आ जाएगी, 7 आ जाएगी, 11 आ जाएगी, 13 आ जाएगी। ठीक है, और कौन सी आ जाएगी, और 17 भी आ जाएगी, और एक है 19। ठीक है, अब इतने नंबर आ गए। बस अब आपको क्या करना है, इन सबसे भाग ला के देखना। अगर किसी का भी भाग चला गया तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, और अगर नहीं गया किसी का तो अभाज्य संख्या है। तो भाग ला के देखो, 2 का डिवाइड चला जाएगा, नहीं जाएगा। 3 का भी नहीं जाएगा। 5 का भी नहीं जाएगा। 7 का भाग लगाओ तो भी नहीं जाएगा। 11 का भाग लगाओ तो भी नहीं जाएगा। 13 का भी नहीं जाएगा। 17 का, 19 का, किसी का भी नहीं जाएगा। नहीं, आप कैलकुलेटर लेके बैठ लो और आप डायरेक्ट इसका भाग ला के देखो, किसी का भी नहीं जाएगा। और जब नहीं जाएगा तो ये कौन सी होगी, तो फिर ये अभाज्य संख्या। तो आंसर हमारा किस पर लगा देंगे कि है अभाज्य संख्या। अगर इनमें से किसी से भी अगर ये डिवाइड चला जाता तो फिर क्या होती, तो फिर ये हो जाती भाज्य संख्या, को जाती भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या क्यों हो जाती, क्योंकि फिर 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाते, इसके 3 फैक्टर हो जाते। 2 से ज़्यादा 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, कितने भी हो जाए 2 से अधिक, वो सब कौन सी होंगी, भाज्य संख्या। लेकिन केवल जिसके 2 हों, केवल जिसके 2 फैक्टर हों, वो कौन सी होगी, अभाज्य संख्या। क्योंकि अभी जो प्रेजेंट में केवल 1 से डिवाइड हो सकती है, और 3 4 9 केवल 2 संख्याओं से डिवाइड हो सकती है। इसीलिए क्या है, ये अभाज्य संख्या है। अगर ये इसके अलावा तीसरी और आ जाती तो 3 फैक्टर हो जाते, और 3 फैक्टर हो जाते, वहीं पर क्या हो जाती, भाज्य संख्या। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये सभी। तो इसी तरीके देखो और एग्जाम्पल दिए मैंने, ये आप खुद इनको ट्राई करके देखना। इनमें से कोई भी वे संख्या अभाज्य संख्या, मतलब भाज्य संख्या नहीं है। पाँचों की पाँचों क्या है, ये अभाज्य हैं। ठीक है, इन पाँचों को आप खुद ट्राई करके देखना है इनको। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। संख्या हमारी एक दी है पूर्ण संख्या। क्या दी है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर्स। तो इसमें ज़्यादातर एग्जामिनर कुछ भी नहीं पूछता, केवल ये देख लेता है कि पूर्ण संख्या की तुम्हें नॉलेज है कि नहीं है। आपसे ये क्वेश्चन देखो, एक बार पेपर में वो बन चुका है। आपसे पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, इसी पर ये पूछा गया है कि ये बताओ 100 तक की औसत, मतलब ये बोला है उसने 100 तक की पूर्ण संख्या औसत बताओ। किसका, पूर्ण संख्या औसत। तो लोग क्या समझते हैं कि टोटल 100 संख्याओं की पूछ रहा है वो, लेकिन पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है 0 से। तो इसलिए 0 काउंट करेंगे, फिर 1 2 3, तो लास्ट वाली संख्या क्या होगी, 99। इसीलिए देखो इसका औसत निकालोगे तो इसका उल्टा औसत आएगा। मतलब इन औसत का मतलब क्या होता है, पहली संख्या और लास्ट संख्या जोड़ के 2 का भाग लगा दो। 99 में अगर 2 का भाग लगा देंगे तो इसका औसत अलग आएगा। इसीलिए कन्फ्यूजन करती है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। पेपर में यहीं से कोई यही क्वेश्चन बनेगा, औसत में बनेगा, इसका क्वेश्चन ध्यान रखना। तो इसको थोड़ा सा समझा क्या है ये। जब प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में शून्य को शामिल कर देते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाती है। कुछ नहीं है इसमें। जो प्राकृत संख्या हमने देखी, जैसे 1 2 3 4 5 अनंत तक प्राकृत संख्या देखी थी, सबसे छोटी संख्या प्राकृत होती है। इसमें बस क्या है, इसमें एक शून्य शामिल कर लो, बस ये क्या बन गई, पूर्ण संख्या। तो बस आपको याद रखना है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे ये बताओ, आपको देखो आपसे एक प्रश्न पूछ लेता हूँ मैं, जिसके माध्यम से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा प्रश्न कि ये कहना क्या चाह रहा है। जैसे मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, मुझे बताओ पहली 5 पूर्ण संख्याओं का योग बताओ। अब देखो पेपर में डायरेक्ट ऐसे बन सकता है कि पहली 5 पूर्ण संख्या, तो हम क्या करेंगे, पहली
तो 0 हो गई, फिर 1 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 4। तो देखो 5 संख्या हो गई नहीं होगी, 1 2 3 4 5। तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10 और 0। तो आंसर कितना हो गया 10। अब बहुत से लोग क्या सोचेंगे कि 1 2 3 4 5, वो 5 और 4 9, 9 3 12, 12 और 2 14, वो 15 रख देंगे और ये आंसर गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 10। समझ में आया? इसीलिए बस ये कन्फ्यूजन करती है, तो इसीलिए आपको बस याद रखना है कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, ये औसत में भी क्वेश्चन पूछ ले सकता है और योग में भी। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गई पूर्ण संख्या। आगे हम पूर्ण संख्या के बाद हम अपनी देखते हैं नेक्स्ट संख्या कौन सी है। तो नेक्स्ट संख्या हमारी देखो दोस्तों दशमलव संख्या। क्या है? दशमलव संख्या, जिसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर। क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर। तो इसको देखो एक बार ध्यान से देख लो। ऐसे अंकों का समुच्चय जो दशमलव बिंदु के बाद शुरू हो। तो इसमें क्या है, सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी संख्या जैसे 0 के पॉइंट के बाद 2 3 4 पॉइंट के बाद मान लो 3 4 5 कुछ भी लिख दो, या मान लो आप 2 पॉइंट के बाद लिख दो 3 5, तो तो पॉइंट के बाद ही रही है, तो ये दशमलव में तो मानी जाएगी। तो कुल मिला के ये है कि दशमलव संख्या जहाँ पर एक बिंदु आ जाए, पॉइंट लग जाए बीच में, वो क्या है? दशमलव बिंदु संख्या। ठीक है, ज़्यादातर 0 पॉइंट से ही मानी जाती हैं। ठीक है, अगर आगे देखें दशमलव डेसिमल, इसको हमने कितने भागों में डिवाइड करे हैं? तो देखो दशमलव संख्याओं को 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं हम। अब 2 भाग कौन कौन से हैं? तो पहली संख्या है शांत दशमलव, जिसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, दूसरी हमने देखी है अशांत दशमलव, जिसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो ये शांत दशमलव और अशांत क्या होती है? अभी जो एग्जाम में लेटेस्ट पेपर में पूछे जा रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लेटेस्ट एग्जामों में, वो ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न काफ़ी पूछे जा रहे हैं शांत दशमलव से और अशांत दशमलव। इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अभी जो रेलवे के अंदर जितने भी एग्जाम हुए, एनटीपीसी, ग्रुप डी, लोको पायलट या टेक्नीशियन, उनमें सब में यहाँ से प्रश्न कहीं ना कहीं बन चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए याद रखना है। तो अब एक बार देखते हैं कि शांत दशमलव क्या होता है। तो देखो टर्मिनेटिंग, शांत, शांत का मतलब हो गया कोई चीज़ समाप्त हो जाए, वहीं की वहीं रुक जाए। ठीक है, इसका मतलब होता है समाप्त होना। जैसे मैंने आपसे कहा कि 5 में 2 का भाग लगा दो, तो आप 2 का भाग लगाएंगे तो क्या करेंगे? 2 दूनी 4, कितना बचा? 1 बचा, पॉइंट लगा देंगे 2.5। क्या ये बताओ, अब ये भाग आगे बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही है, यहीं यहीं रुक गई। इसी तरीके से हम मान लो मैं आपसे ये बोल दूँ कि 20 के अंदर 8 का भाग लगा दो, तो आप क्या करेंगे? 8 का भाग लगाएंगे, 8 दूनी 16, कितना हो गया? तो 4 बचा और पॉइंट लगा देंगे, 40 होएगा, 8 5 40, ये भी यहाँ रुक गया। ठीक है, इसी तरीके से और एग्जाम्पल ले लें। जैसे हम मान लो हमने ले लिया, मान लो कि हमने 31 में आपसे बोल दिया 4 का भाग लगा दो, तो 4 का भाग लगा दो इसमें, तो 4 सत्ते 28, कितना बचा? 3 बचा, 30 हो गया। ठीक है, फिर 4 सत्ते 28, कितना बचा? 2 बचा और 4 पन्ना 2 बचा, 4 पन्ना 20, तो ये भी रुक गया। तो अब देखो ये नंबर शांत का मतलब ये हो गया कि अब पॉइंट के बाद केवल यहीं रुक गया, रुक गया। अगर ये शांत नहीं होता तो रुकता नहीं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमने ऐसे लिख दिया, मान लो कि 10 के अंदर 3 का भाग लगा दो, तो अब तुम 3 का भाग लगाओ तो देखो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, कितना बचा? 1 बचा, पॉइंट लगा दे, फिर 10 हो गया, फिर 3 त्रिका 9, फिर 1 बचा, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9, ये 3 3 3 चलता जाएगा, रिपीटेशन बढ़ता जा रहा है। तो ये कौन सी है? ये संख्या मानी जाएगी अशांत। कौन सी मानी जाएगी? अशांत। जैसे और एग्जाम्पल ले लें, जैसे हमने बोल दिया कि 20 में 11 का भाग लगा दो, तो तुम 11 भाग लगा के देखो, तो 11 एकम 11, कितना बचा? यहाँ से 9 बचा, पॉइंट लग गया, फिर ये 90 हो गए, 11 8 88, कितने बचे? 2 बचे, फिर 20 हो गए, फिर 11 भाग लगाओगे तो 11 दूनी कितना हो गया? 11 एकम 11, एक बार चला जाएगा, तो कितना बचा? फिर यहाँ से 9 बचा, फिर 90 हो गया, फिर 11 88, ठीक है, फिर 2 बचा, फिर 11 बाद, तो मतलब कुछ इस तरीके से चलता जाएगा, 81 81 81 81। तो देखो ये रिपीटेशन चलता जा रहा है, तो ये कौन सी हो जाएगी? ये आसान संख्या हो जाएगी। तो बात समझ आई। शांत और अशांत में अंतर क्या होता है? शांत वो होती है वहीं की वहीं रुक जाए, ठीक है, और अशांत जो रुके ना, वो चलता जाए उसका। ठीक है, पॉइंट तो यही कहना चाह रहा था। तो देखो दशमलव, शांत दशमलव में जैसे 0.25 0.75 0.36 कुछ भी ले सकते हो अपनी तरफ से। मान लो 0 पॉइंट में लिख दूँ 15 जी, लिख दूँ मैं 0.23, कुछ भी लिख दो अपने मन से, बस अंक, बस वो रिपीटेशन ना हो उसके अंदर, वो क्या हो जाएंगी? शांत दशमलव। ठीक है, इस पर भी भिन्न के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं ज़्यादातर इंपॉर्टेंट। ये भी हम इसके प्रश्न देखेंगे बाद में, अभी देखो इसको समझते जाओ। जैसे आगे देखते हैं हम, इसमें दिया है नेक्स्ट पॉइंट अशांत दशमलव, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसका मतलब तो मैंने तो बता ही दिया कि आसान संख्या ये होती है जो रिपीटेशन चलता ही जाए, रुके ना। जैसे एग्जांपल में लिख दिया 0.6666, देखो ये चलती आ रही है, ये 0.45 0.777 0. अब देखो इसमें भी दो प्रकार की संख्या होती हैं आसान संख्याओं में। कुछ संख्या ऐसी होती हैं जो रिपीटेशन चलती जाती हैं, उन्हें हम बार लगा के रोक सकते हैं, लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं कि उन्हें हम रोक ही नहीं सकते। ठीक है, इसीलिए मैंने ये आसान संख्याएं, इसको दो जगह डिवाइड किया है, और आसान संख्याएं
दो प्रकार से डिवाइड होंगे भी ये, परिमेय में और अपरिमेय में भी, ठीक है। जैसे देखो इसमें ये तीन संख्या जो दी हैं ये तीन अलग हैं, ठीक है, और ये दो जो दिए हैं ये अलग हैं, क्योंकि इनके अंदर देखो अलग अलग नंबर आ रहे हैं। तो ये कौन सी हैं, ये एक तरीके की नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। वो नॉन टर्मिनेटिंग तो पूरी हैं ये, लेकिन ये रिपीटेड है, ये नॉन रिपीटेड है, ये रिपीटेड होती जा रही हैं तो रिपीटेड हैं, और ये नॉन रिपीटेड है, ये मतलब अपना अलग अलग नंबर दे रही हैं, ठीक है। तो अशांत दशमलव, बस इतना समझ लो अभी, ठीक है। अब आते हैं हम सीधे अशांत दशमलव में, कि अशांत दशमलव संख्या का दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है आवर्ती दशमलव। क्या बोलते हैं इसको, आवर्ती दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसको मैं दो भागों में डिवाइड कर रहा हूँ, एक तो कर रहा हूँ रिपीटिंग और एक कर रहा हूँ नॉन रिपीटिंग, ठीक है। रिपीटिंग का मतलब ये है, एग्जाम्पल के थ्रू समझो, जैसे 0.333 चलता जा रहा है, 0.88, 0.56 0.300, ये दिखाइए 372 जैसे 0.123 अब अपनी तरफ से कुछ भी लिख दो, 0 पॉइंट जैसे मान लो 850 से लिख दें। तो जो संख्या मतलब रिपीट हो, चाहे एक अंकी हो, चाहे दो अंकी हो, चाहे तीन अंकी हो, चार अंकी, देखो ये एक अंकी है, यहाँ देखो ये दो दो अंकी रिपीट हो रही हैं, यहाँ देखो तीन तीन अंकी रिपीट हो रही हैं, यहाँ भी तीन तीन हो रही हैं। तो ये कितनी भी रिपीट हो सकती हैं, ठीक है। तो ये कौन सी होंगी, ये रिपीटेड हो गई। और जो रिपीटेड होंगी इन संख्याओं को देखो हम रोक सकते हैं, जैसे जब भी जो नंबर सेम रुक रहा हो, जैसे ये लगाए तो इसको हम बार लगा के रोक सकते हैं कि 0 पॉइंट लगा दें, और जो संख्या जो अंक हो, जो भी अंक दिया हो जो ज़्यादा बार रिपीट हो रहा हो उस पर बार लगाओ। जैसे 3 दिखाई दे रहा है तो इसके ऊपर बस यहाँ बार लगा दो, इसको चिन्ह बोलते हैं बार का, ठीक है। तो ये हमने बार में चेंज कर दिया, तो इसी बार से हम इसको फिर भिन्न में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए इस संख्या को हम परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे अब ये देखो 0.8, तो इसको हम 0.8 पे बार लगा सकते हैं। इसी तरीके देखो 0.56 पे बार लगा सकते हैं पूरा, ठीक है। इसी तरीके से 0.372 पूरे पे लगा दो तो रुक जाएगी ये, 0.123 पे बार लगा दो ये रुक जाएगी। और जब ये बार रुक जाएगी तो एक टॉपिक आएगा बार वाला, उसमें हम देखेंगे इनको बार को, अभी तो हम केवल बार लगाना सीखे हैं, इसको बार हटाना भी बताएंगे, उसमें पूरा डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अभी केवल इतना समझ लो कि इसको हम बार से रोक सकते हैं जो संख्या रिपीटेड होती है, और जो उस पर बार लग जाए तो वो संख्या परिमेय संख्या में आ जाती है, क्योंकि इसको हम भिन्न के रूप में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम दूसरी देखें कि नॉन रिपीटिंग, इसमें क्या होता है 0.45, मतलब अलग अलग नंबर तरीके से होगा ना, तो आप इसको रोक सकते हैं, ठीक है, ना इसको आप भिन्न के रूप में चेंज कर सकते हैं, इसीलिए कौन सी होगी, नॉन रिपीटिंग। तो अब देखो इन्हीं दो बात से ये भी दिमाग में आती है कि जो संख्या जो हम जिसको बार लगा कर रोक ना पाएँ और जो अलग अलग नंबर दे उसको भिन्न के रूप में ना लिख पाएँ, वो क्या हो जाएगी, वो उसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे, अपरिमेय। इंग्लिश में इसे बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। लेकिन जिसको हम बार लगा के रोक सकते हैं उसे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या, उसे बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी शांत और अशांत में, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, अब इन्हीं के अंदर देखेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट अगर इसकी बात की जाए तो परिमेय की बात करते हैं। आपने सभी लोगों ने सुना होगा परिमेय संख्या, बहुत जगह पढ़ा होगा, लेकिन आपको देखो मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा और आपको मज़ा भी काफ़ी आ रहा होगा कि हाँ कुछ चीज़ें मिल रही हैं नई। अब देखो परिमेय संख्या की बात किया तो इसको बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। इसकी थ्योरी देख लो एक बार। ऐसी संख्याओं को P/Q के रूप में निरूपित किया जाता है जहाँ P और Q कोई पूर्णांक हो लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 हो। तो इसका मतलब क्या है, ये कहना चाह रहा है कि Q के बराबर कोई भी जीरो नंबर नहीं रखना है। जैसे यहाँ रखा है P/Q, तो यहाँ पर जीरो नहीं आना चाहिए, अगर जीरो रख दिया तो मतलब नॉन डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो आगे एक पॉइंट इसमें लिखा है, सभी पूर्णांक और सभी नकारात्मक संख्याएं भी परिमेय होती हैं, ठीक है। लेकिन ये अगर आपका पॉइंट क्लियर नहीं हो तो एक और समझ लो, जैसे लिखा है P/Q, इसके थ्रू समझो। जैसे मैंने ये बोला कि P/Q के रूप में जो संख्या लिखी है वो सब कौन सी होती हैं, परिमेय। लेकिन एक बात बोल दी मैंने, Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने ये लिख दिया 2/3 लिख दिया, लेकिन मैं 2/0 नहीं लिख सकता। अगर 2/0 लिख दिया तो ये नॉन डिफाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन डिफाइन। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। बस इतना अभी के लिए इतना याद रखना है, ठीक है, और कुछ नहीं है। इसके अलावा आप देखो एग्जाम्पल देखते हैं कि परिमेय संख्या के एग्जाम्पल क्या होते हैं। इसमें बहुत कन्फ्यूजन बना रहता है लोगों को कि परिमेय संख्या पहचानें तो कैसे पहचानें। इसीलिए मैंने ज़्यादातर मोस्टली इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न ले लिए हैं जो पेपर में पूछ सकता है। अब देखो मैंने कहा माइनस के अंदर कोई भी नंबर दिया हो वो सब क्या होंगे, परिमेय संख्या। अब देखो ये तो अब आप सोच रहे होगा कि आपने तो ये बोला था P/Q के रूप में लिखें, लेकिन आपने तो -25 लिख दिया, इसमें तो कहीं P/Q यही नहीं है, भिन्न में। ये कैसे बोल दिया आपने परिमेय संख्या। तो देखो ये इसलिए बोल दी कि आप अपनी तरफ से यहाँ पर नीचे बन मान सकते हैं इसके अंदर। जैसे मैंने लिख दिया -35, तो आप यहाँ बन मान सकते हैं, क्योंकि बन का भाग लगाओगे तो आंसर तो -35 आएगा। लेकिन बन लिखने से हमारे ये बताओ ये भिन्न का रूप तो बन ही गया, और भिन्न का मतलब P/Q के रूप में बन गया, और P/Q के रूप में बन गया तो क्या हम बोल सकते हैं इसे, तो हम इसको नंबर बोल सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है, ठीक है। बस इतना इसीलिए बोल रहा था।
तो देखो इन सभी की जगह हम नीचे क्या मान सकते हैं, एक बन बन रख सकते हैं और रख देंगे तो पी बट्टे की रूप में रख जाएगी, तो इसको क्या बोल देंगे, परिमेय संख्या। इसी तरीके से आगे देखें इसके देखो और एग्जांपल, जैसे 5, 8, 9, 12 कुछ भी लिख सकते हो अपनी तरफ, जो तुम्हारा मन कर रहा हो, 230, 500, 1000 जो भी लिखना हो, बस उसके नीचे बन लगा देना, वो क्या हो जाएगी, सब परिमेय संख्या। ये ऑलरेडी परिमेय संख्या है। वैसे इंटीजर नंबर है लेकिन इनको हम परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं। देखो भिन्न में तो जितने भी नंबर होंगे सब होंगे ही होंगे, ठीक है। कोई से भी भिन्न में अगर बट्टे में नंबर लिखा हुआ है वो क्या होंगे, परिमेय संख्या। इसके अलावा देखो हाँ, ये जीरो में बहुत कन्फ्यूज रहता है कि जीरो क्या है, तो जीरो भी हमारा एक परिमेय संख्या है, इसके नीचे भी हम वन लगा सकते हैं, कोई वन का भाग लगाओ तो जीरो ही तो आएगा, इसीलिए परिमेय भी संख्या हमारा क्या है, जीरो। इसके अलावा देखो कोई भी जहाँ भी अगर बार लगा हुआ है, इससे देखो यहाँ भी बार लगा हुआ है, तो बार वाली सभी संख्या क्या होती हैं, परिमेय संख्या। क्यों, इसको बार हटाने के बाद हम इसको भिन्न में चेंज कर सकते हैं। ये बार वाले टॉपिक में देखेंगे किस तरीके से चेंज करेंगे। आगे देखो ये रूट में 4, रूट में 9, रूट में 21, अब ये वो संख्याएं जो इस रूट से बाहर निकल सकते हैं। रूट 4 का मान 2 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 3, इसका 11 हो जाएगा, इसका 12, इसका कितना हो जाएगा 27। तो जो बाहर निकल के आ जाएँ रूट से वो क्या होंगी, सब परिमेय संख्या। तो ठीक है, समझ में आएगा। इतने सारे एग्जाम्पल ये दिए मैंने किसके, ये परिमेय संख्या के। इसी तरीके से आगे नेक्स्ट देखते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या की एक बार थ्योरी समझ लो। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर ऐसी संख्याएं जिन्हें पी बट्टे क्यू के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0। अब देखो उसने कहा था, उस वाले में हमसे बोल रहा था कि पी बट्टे क्यू के रूप में होनी चाहिए, पी बट्टे क्यू के रूप में वहाँ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पी बट्टे क्यू के रूप में नहीं होना चाहिए। अब ये मना कर रहा है, ठीक है, तो इसीलिए मना कर रहा है। अब देखो जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझें इसमें, जैसे हमें दिया देखो √3, अब √3 दिया है। अब क्या ये बताओ √3 बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा। अगर इसको निकालोगे तो आप भाग विधि के द्वारा निकाल सकते हो, लेकिन पॉइंट में नंबर आएगा और वो नॉन, मतलब इस तरीके से आएगा, वो नॉन रिपीटेड होता जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन रिपीटेड, इसीलिए उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। ऐसे √2 की वैल्यू निकालोगे तो देखो इसके मैंने एग्जाम्पल में जिन मान भी दिए, जैसे आप √2 का मान निकालोगे, कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो। कैलकुलेटर में अगर √2 की वैल्यू डालोगे तो कुछ इस तरीके से चलती जाएगी। अब देखो क्या यहाँ पर कोई नंबर रिपीटेड हो रहा है, नहीं हो रहा, अलग अलग नंबर आ रहे हैं। और अभी मैंने बताया था जो नंबर अलग अलग आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटेड, और जो सेम चलते आते हैं उसे रिपीटेड बोलते हैं। तो उन्हें तो बाल लगा के हम रोक सकते हैं, क्या यहाँ पर बाल लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, इसीलिए क्या होगी, अपरिमेय संख्या। ऐसे √3 की वैल्यू ये होती है कुछ, तो ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। अब सबसे ज़्यादा जो पेपर में पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है पाई, इसीलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा दिया मैंने कि पाई। ये पूछता है पाई कैसी संख्या, परिमेय या अपरिमेय। तो पाई कैसी है, अपरिमेय संख्या। अब लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन बना रहता है कि पाई संख्या तो 22/7 होती है और पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो फिर ये परिमेय होगी। तो अब एक बार बात समझ लो इसको कि पाई का मान जो 22/7 हम मानते हैं वो रियल में मान है ही नहीं है। क्या रियल में मान है नहीं है, वो केवल मान लिया गया है। क्योंकि जो पाई का मान है वो सबसे पहले जॉन्स विलियम ने इसकी खोज, मतलब वो मानने की कोशिश की थी, लेकिन जो सटीक इसका मान जो माना था वो आर्यभट्ट ने माना था, ठीक है, 22/7। तो 22/7 ओनली अप्रॉक्सीमेशन के माना गया, वास्तविक मान है ही नहीं है। रियल मान तो देखो इसका ये है, अगर आप गूगल पे सर्च करना कि पाई का मान, तो पाई का मान तुम्हें एक पेज से ज़्यादा ऐसा नंबर मिलेगा कि आप याद भी नहीं कर पाओगे, इतना बड़ा नंबर है पाई का। यहाँ भी लिख नहीं पाए इसलिए मैंने क्या लगा दिया है, डेड डैशर लगा दिया, आगे और भी नंबर है। पाई का मान वैसे रियल मान ये 3.1415926535 इस तरीके चलता जाएगा। तो अब ये बताओ इस तरीके चल रहा है, क्या आप इसे रोक सकते हैं, क्या इसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं ले सकते, बिल्कुल भी नहीं ले सकते। तो इसीलिए ये क्या में जाएगी, ये संख्या हो जाएगी हमारी अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो पेपर में बहुत बार पूछा गया कि पाई कैसी है, तो पाई कैसी है, एक अपरिमेय संख्या। तो बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से एग्जाम्पल है, अब आप खुद भी अपनी तरफ से बना सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने जैसे लिख दिया √13, तो ये क्या हो जाएगी, एक ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर मैं √16 लिख दूँ तो ये अपरिमेय नहीं होगी, फिर ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी परिमेय, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गई होगी ये। इसके अलावा हमारी 1-2 संख्या और बचती हैं और ये हमारा लेक्चर पे समाप्त। अब देखो एक संख्या हमारी जैसे पूर्णांक संख्या, ये वही संख्या है जो मैंने कल नहीं, जो पिछली वीडियो जो जिसमें मैंने समझाया था इसके बारे में, जो मैंने पूरा चार्ट ग्राफ बनाया था उसका संख्याओं का, वही संख्या मैंने ली है सभी को, ठीक है, यही पेपर में आती हैं। पूर्णांक संख्या की बात की जाए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। इसकी थ्योरी पढ़ लो एक बार। जब पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाता है तो पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हमने अभी देखी थी कि पूर्ण संख्या वो होती है 0, 1, 2, 3, 4 डेड से इनफाइनाइट कुछ भी। इसके अंदर अगर -1, -2, -3, -4 ऐसे करके जोड़ लूँगा तो ये सभी संख्या क्या हो जाएंगी, पूर्णांक संख्या, ठीक है। पूर्णांक का मतलब होता क्या है, एक बार अच्छे से और समझ लो, क्योंकि ये बात कभी ना कभी
दिमाग में चलती रहेगी। पूर्णांक संख्या का मतलब इंटीजर का मतलब ये होता है कंप्लीट हो। जैसे अब मैं लिख दूंगा आपको 2.3 तो ये पूर्णांक संख्या नहीं है, लेकिन आपको 2 लिख दूँ कंप्लीट तो ये पूर्णांक संख्या है, चाहे आप माइनस में लिख दो और चाहे आप प्लस में लिख दो। इस तरीके से मैं मान लो 5 लिख दिया, चाहे आप माइनस में लिख दो चाहे प्लस में, ये दोनों संख्या क्या है, ये पूर्णांक हैं। लेकिन अगर 5 के बाद मैंने 1.1 लगा दिया या 0.2 कुछ भी लगा दिया पॉइंट भी, तो ये क्या हो जाएंगी, फिर ये पूर्णांक संख्या नहीं रहेंगी। ठीक है, तो बस पूर्णांक का मतलब यही होता है जो इंटीजर्स नंबर होता है कंप्लीट लिखे होने चाहिए बगैर पॉइंट के। ठीक है, मगर बगैर दशमलव के। तो अब देखो ये होती कैसी हैं, तो देखो अनंत मतलब माइनस में कोई सी भी संख्या हो सकती है। जैसे माइनस में 1 करोड़ बोल दो, 2000 बोल दो, 2500 बोल दो, 144 बोल दो, वो सब क्या होंगी, पूर्णांक संख्या। चाहे वो 0 हो तो भी क्या हो जाएगी, पूर्णांक संख्या। प्लस में कोई सी बोल दो अपने मन से, जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रही हो। जैसे 1 लाख बोल दूँ, 2 लाख बोल दूँ, 5 लाख, 20 लाख, करोड़, वो सब किस में आ जाएंगी, पूर्णांक संख्याओं में। ठीक है, पूर्णांक संख्या समझ में आई। तो देखो माइनस में इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट का मतलब होता है अनंत, कितनी भी, इसका कोई अंत ना हो। ठीक है, एक लास्ट संख्या बचती है भिन्न। भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन। इस भिन्न को ये मैंने एक टॉपिक लिखा था, उसमें जो हमने सिलेबस डिस्कशन किया था तो उसके अंदर मैंने दिया था। तो इसको हम एक प्रॉपर पूरा एक लेक्चर लेंगे इसका भिन्न का, उसमें समझेंगे भिन्न कितनी प्रकार की होती है और भिन्न से क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, छोटी बड़ी, पूरा इसका ऑपरेशन कर देंगे। ठीक है, उस वाली वीडियो में। इसको एक बार समझ लो कि भिन्न वह संख्याएं जो पूर्णांक संख्याओं का अनुपात या भाग के रूप में लिखा जाता है। जैसे P/Q के रूप में, P, Q पूर्णांक संख्या, मतलब Q बराबर मतलब वही कि P के नीचे 0 नहीं आना चाहिए, बस कुल मिला के चाहिए। ठीक है, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। भिन्न में अब ये सभी को पता होगा भिन्न का मतलब क्या होता है। भिन्न का मतलब होता है वह छोटा से छोटा रूप। जैसे मैंने लिख दिया 40/50, तो देखो ये अभी भिन्न नहीं है, क्योंकि इसको हम और छोटा कर सकते हैं। 0 से 0 काटे कितना आ जाएगा, 4/5। ऐसे ही मैंने 24 और 36 लिख दिया, तो आप ये बताओ इसको और छोटा बना सकते हैं। 12 दूनी 24, 12 तीन 36, कितना आ जाएगा, 2/3। अब ये भिन्न हो गई, क्या इसको और छोटा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर आप छोटा करो सीधे भाग लगाओ तो दशमलव में पहुंच जाएगा। तो ये क्या होती है, भिन्न होती है। तो ये उम्मीद है समझ में आ गया ये लेक्चर आपको। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना और इसको शेयर भी कर देना। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेने को। इसी तरीके से लेक्चर आपको आने वाले हैं और आपके काफ़ी चीज़ें कंसेप्ट जो कहीं ना कहीं है क्या इस तरीके से आपकी चल रही हैं, जो कहीं ना कहीं आप भूल रहे हो, वो सब क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, एक तरीके से सीधी लाइन होती जाएगी। और इस वीडियो के बाद आने वाली जो वीडियो, नेक्स्ट वीडियो, वो भी जल्द आएगी। तो अभी इस वीडियो में इतने रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट मिलते हैं दूसरी वीडियो में। लेकिन इस भिन्न वाले टॉपिक को अभी हम ध्यान रखना, आगे आने वाले लेक्चर में किसी लेक्चर में इसको पूरा पढ़ाएंगे। अभी केवल मैं थोड़ा सा इसका सार बताया। ठीक है, तो अब आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।